वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सेट 4 करेंगे। इससे पहले हम सेट 3 तक कर चुके हैं, जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस किए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि हम जितने भी क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61। Linux launched its operating system in the year, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1991। अच्छा, लाइनक्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइनक्स को 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय इंजीनियर लेनस टॉरवर्ड्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो लाइनक्स में से काफी बार पूछा जा चुका है कि लाइनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है मैं फिर से बता देता हूं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें सोर्स कोड को आप मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। यहां पे एक और क्वेश्चन है जो कि काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुका है और वो है कि लाइनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय सिस्टम। यहां पे सिस्टम का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पीपल मैनेजमेंट। तो पीपल मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट का काम है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है? मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। अच्छा, उन तीनों फंक्शंस के अलावा भी काफी फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, तो मैं सारे यहां पे रिपीट कर देता हूं। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। लेकिन पीपल मैनेजमेंट इज नॉट सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, मैं उन सबको एक हैबिट अडॉप्ट करने को बोलूंगा कि कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही सोना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड इज अ, तो थ्रेड क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो थ्रेड एक सब प्रोसेस है। सब प्रोसेस मींस जितने भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए गए होते हैं उसे हम प्रोसेस बोलते हैं, और अगर हम प्रोसेस की डिवीजन कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? सब प्रोसेस। मींस प्रोसेस को अगर हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? थ्रेड। तो अब इसका आंसर देना आपके लिए आसान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाइट वेट प्रोसेस। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम प्रोसेस की डिवीजन कर देंगे तो वो क्या? एक लाइट वेट प्रोसेस बन जाएगा। तो ये देखिए, जैसे एक प्रोसेस है तो प्रोसेस को हमने सब डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गए? थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड? तो कमांड इंटरप्रेटर को हम क्या बोलते हैं? पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि ये देखिए, जैसे एक
ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कर्नल एंड शेल। कर्नल को हम क्या बोलते हैं, यह भी क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। तो कर्नल को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और कर्नल को हम क्या बोलते हैं, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, उसके बाद आता है शेल। तो शेल को हम क्या बोलते हैं, कमांड इंटरप्रेटर। तो ये चीज यहां पे क्लियर होगी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ऑप्शन सी, शेल। तो कमांड इंटरप्रेटर या शेल में हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली कमांड्स टाइप करते हैं और उन्हीं कमांड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है और उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे हम डॉस में कमांड्स लिखते हैं तो उसी तरह से ये शेल है जिसमें हम कमांड्स लिख के काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इज डन बाय। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड क्या होता है, सब प्रोसेस। जब प्रोसेस की डिवीजन की जाए तो उसे थ्रेड बोलते हैं। तो यहां पे थ्रेड शेड्यूलिंग लिखा है, तो शेड्यूलिंग का क्या मीनिंग होता है, जब हम यहां पे बताएं कि कौन से थ्रेड की टर्न पहले है, मींस हमने शेड्यूल बना दिया, या कौन से थ्रेड को कितना टाइम सीपीयू देगा, तो ये क्या हो गई, थ्रेड शेड्यूलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस सारे के सारे प्रोसेसेस को, थ्रेड्स को कौन हैंडल करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो थ्रेड शेड्यूलिंग करता है। ये देखिए, जैसे प्रोसेस को थ्रेड्स में डिवाइड किया गया है, तो पहले थ्रेड को 2 सेकंड दिए, फिर सेकंड थ्रेड को 2 सेकंड, थर्ड थ्रेड को 2 सेकंड, फोर्थ थ्रेड को 2 सेकंड। तो इस तरह से सीपीयू की टाइम डिवीजन कर दी, तो टाइम स्लाइसिंग शेड्यूलिंग इसे बोलते हैं। अच्छा, शेड्यूलिंग कितने तरह की होती है, तो यह भी पूछा जा सकता है। तो शेड्यूलिंग दो तरह की होती है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अच्छा, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग वो शेड्यूलिंग होती है जिसमें टाइम स्लाइसिंग की गई होती है, मींस सीपीयू को टाइम डिवीजन करके प्रोसेसेस को प्रोवाइड किया जाता है। और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग वो शेड्यूलिंग होती है जिसमें कि सीपीयू प्रोवाइड कर दिया जाता है एक प्रोसेस को, मींस रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया, और वो नेक्स्ट प्रोसेस को उतनी देर तक होल्ड करके रखता है जितनी देर तक फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो ये भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। सो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स डैश फॉर एग्जीक्यूशन। सो प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज चाहिए होती है, प्रोसेस को प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू चाहिए होता है। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू एक रिसोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, रिसोर्स। तो कोई भी चीज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को जरूरत पड़ती है तो उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, तो कोई भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। तो कोई भी डिवाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिवाइस ड्राइवर्स के द्वारा। सो अगर आप कोई भी चीज चला रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रिंटर, तो उसके लिए उसके ड्राइवर्स होना बहुत जरूरी है। ड्राइवर्स क्या होते हैं, अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो कि प्रिंटर को चलाने के लिए यूज होते हैं। तो ये देखिए, इन सभी चीजों के लिए हमें ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर हमने इन्हें चलाना है, जैसे प्रिंटर, पेन ड्राइव, माउस, लैन कार्ड, सीडी रोम। तो आजकल विंडोज में कुछ ड्राइवर्स जो हैं वो इनबिल्ट आना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे माउस के ड्राइवर्स आजकल इनबिल्ट हैं, पेन ड्राइव के इनबिल्ट हैं, लेकिन प्रिंटर के ड्राइवर्स जैसे लगा लो वो हमें मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं बिफोर यूजिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू टेस्ट इट फॉर एन इनिशियल ट्रायल पीरियड एट नो चार्ज इज। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर को कुछ ट्रायल पीरियड के लिए दिया जाता है सो दैट वो उसे टेस्ट कर सके कि वो उसके काम आ सकता है या नहीं। तो उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शेयरवेयर। तो ये देखिए, शेयरवेयर्स वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूजर्स को दिए जाते हैं। इसकी मेन एडवांटेज ये होती है कि उसे परचेज करने से पहले यूजर को पता चल सके कि ये सॉफ्टवेयर उसके कितने काम आ सकता है। शेयरवेयर की काफी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे विनजिप 18। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए ये सॉफ्टवेयर्स यूजर को दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके बाद उन्हें परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम which provides the basic foundation, memory management, file systems, program execution? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नल। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप सबको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कर्नल एंड शेल। तो कर्नल को हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल को हम कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। और शेल को क्या बताया था? कमांड इंटरप्रेटर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSS stands for। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जिनके कोड को कोई भी देख सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है एंड उस कोड को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो फुल राइट्स जो हैं वो यूजर को दिए जाते हैं, तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। तो उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। आप PHP की एग्जांपल ले लो, लिब्रे ऑफिस ले लो, MySQL ले लो, VLC मीडिया प्लेयर ले लो। तो इन सारे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी मॉडिफाई करके इसे यूज कर सकता है। जैसे मोस्टली यूज हो रहा है मॉजिला, तो ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर पैकेज। तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। तो प्रोग्राम्स जैसे ये देखिए, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, तो ये सारे एक पैकेज में आते हैं, MS ऑफिस के पैकेज में। तो इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर को क्लब करके एक पैकेज बना दे तो उसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑथेंटिकेशन। तो ये देखिए, जैसे हम जब भी किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है कि एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, और उसके बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूजर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर वो यूजर वैलिड है या नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और टर्म का पता होना चाहिए और वो है ऑथोराइजेशन। अच्छा, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन में डिफरेंस ये है कि ऑथेंटिकेशन में हम आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं और ऑथोराइजेशन में हम प्रोविजंस देते हैं। जैसे हमने रीड की प्रोविजन देनी हो, राइट की प्रोविजन देनी हो, अपडेट की प्रोविजन देनी हो, एग्जीक्यूट की प्रोविजन देनी हो, तो अलग अलग यूजर्स को हम अलग अलग प्रोविजंस देते हैं।
तो ये एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है कि हमने कौन कौन सी प्रोविजंस एक यूजर को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओएस इज यूज्ड इन रेलवे रिजर्वेशन। तो रेलवे रिजर्वेशन में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में यूज होते हैं, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल इनमें से कौन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वायरस स्कैनर। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो ये वायरस स्कैनर जो है ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो आप ध्यान से रीड कर लीजिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स सर्टेन टास्क्स लाइक वायरस डिटेक्शन, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, डेटा बैकअप, डिलीशन ऑफ अनवांटेड फाइल्स। तो इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, आप उन्हें एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जांपल्स आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, कंप्रेशन टूल्स, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, सिस्टम क्लीनिंग सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू। जब बूटिंग प्रोसेस चलता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे लोड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रैम। तो बायोस के प्रोसेस को मैं आगे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये देखिए, सबसे पहले जब हमने पावर ऑन किया कंप्यूटर को तो आगे बायोस प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो बायोस प्रोसेस में आगे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बायोस में क्या होती है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस। तो बायोस कहां पे स्टोर होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बायोस रोम में स्टोर होती है। तो रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। तो ये भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं कि बायोस कहां पे स्टोर होती है। तो इसका आंसर होगा रोम। अच्छा, बायोस के प्रोसेस के बाद क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से, मींस हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां पे लोड किया जाता है? रैम में। तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। तो यहां पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो उसके बाद कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता है, सो दैट वो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज कर सके। तो रैम की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया है जब प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन आया था। तो जो एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेस। जिस प्रोग्राम पे काम किया जा रहा हो तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ईच प्रोसेस। तो जब भी प्रोग्राम को मेमोरी में लेके जाया जाता है तो वहां पे एक पेज टेबल बनता है, मींस हर एक प्रोसेस को सीरियल वाइज अलग अलग एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग ईच प्रोसेस को सीपीयू प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु डिजाइंस द प्रोग्राम्स इन सॉफ्टवेयर पैकेज इज कॉल्ड। वो पर्सन जो सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए प्रोग्राम्स बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम प्रोग्रामर। तो सिस्टम प्रोग्रामर installs, customizes and maintains the operating system and also installs or upgrades products that run on
द सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ओवरऑल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो है वो सिस्टम प्रोग्रामर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसर इज यूज्ड बिकॉज। तो मल्टी प्रोसेसर किस लिए यूज होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। अच्छी, मल्टी प्रोसेसर का मतलब है कि जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम में दो या दो से ज्यादा सीपीयूज यूज होते हैं और वो फुल असेस करते हैं कॉमन रैम को, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम इज यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो इस चीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टी प्रोसेसर्स यूज करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कंप्यूटर की स्पीड को मैक्सिमाइज किया जा सके, बूस्ट अप किया जा सके। तो जब कंप्यूटर सिस्टम की एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो जाएगी तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस, एप्लीकेशन मैचिंग एक्सेट्रा। तो ये देखिए, जैसे ये एक मेन मेमोरी है और उसी में हमने कितने प्रोसेसर यूज कर लिए? 3, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3। तो आगे इनपुट आउटपुट यूनिट्स हैं। तो इस तरह से मल्टीपल प्रोसेसर्स हम यूज कर सकते हैं सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज का लास्ट सेट था, सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो सेट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धनजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।